Assalamualaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. Today I am going to start lectures of relativity and cosmology. MCQs हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं relativity and cosmology के। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं। relativity and cosmology का सिलेबस MSc पार्ट 2 में और BS ऑनर्स फिज़िक्स के 5th सेमेस्टर में ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाता है। MCQs आमतौर पे अवेलेबल नहीं होते बुक्स में। मैंने ये एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम रिलेटिविटी और कॉस्मोलॉजी के MCQs डिस्कस किया करूँगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, ये मैंने कोर्स कंटेंट के लिहाज से स्टार्ट से ही इसको मैंने शुरू कर दिया है। जैसे कोर्स कंटेंट हमारे पास है BS ऑनर्स में या MSc फिज़िक्स पार्ट 2 में, उसी के लिहाज से मैंने कॉस्मोलॉजी और रिलेटिविटी के सिलेबस को देखते हुए उसके स्टार्ट से ही इसको किया है शुरू। फर्स्ट वन इज हियर, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन which set of equations relate time and space coordinates of an event in two inertial frames S and S dash. In this case, S is at rest and the frame S dash is moving with uniform speed v. ये देखना है कि कोई इवेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए उनको आपस में कैसे कर सकते हैं रिलेट। ए पार्ट में, ए ऑप्शन में हमारे पास x डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जी डैश इज इक्वल टू जी, टी डैश इज इक्वल टू टी। ये वो केस हमने लिया हुआ है जब फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड वी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बी ऑप्शन में x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी है। इसमें वाई कोऑर्डिनेट्स, दिशा कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे। और सी में x डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू वी टी, और नीचे इसी तरह वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जी डैश इज इक्वल टू जी और टी डैश इज इक्वल टू टी। और डी में इसका मतलब ये कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो बी है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जी डैश इज इक्वल टू जी एंड टी डैश इज इक्वल टू टी। टाइम कोऑर्डिनेट्स में भी कोई चेंज नहीं होगी और ओनली एक्स कोऑर्डिनेट्स में चेंज होगी। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Second question is, such forces that vanish by transformation to a Galilean reference frame are called. इसमें जो चॉइस दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं गैलीलियन फोर्सेस, इनर्शियल फोर्सेस, फिक्टिशियस फोर्सेस एंड लास्ट वन इज नॉन इनर्शियल फोर्सेस। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, फिक्टिशियस फोर्सेस। Third question is, for two non-inertial frames S and S dash, position vector R and R dash of a particle are related by. कोई पार्टिकल है, उसके पोजीशन वेक्टर को हम R से शो कर रहे हैं फ्रेम S में, और दूसरा फ्रेम S डैश है जो मूव कर रहा है, बट दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल है। यहाँ पे अगर नॉन इनर्शियल होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम R और R डैश को कैसे कर सकते हैं रिलेट। फर्स्ट ऑप्शन है हियर R डैश इज इक्वल टू R माइनस हाफ एट स्क्वायर। बी में है R डैश इज इक्वल टू R प्लस हाफ एट स्क्वायर। थर्ड में R डैश इज इक्वल टू R एंड डी ऑप्शन में R डैश माइनस R इज इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, R डैश इज इक्वल टू R माइनस हाफ एट स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन force acting on a particle in two inertial frames S and S dash are, F dash is equal to F. Second is here F dash is equal to F minus Vt. Third option is F dash is equal to F plus Vt. And fourth D option F dash is equal to F. First option is here correct, F dash is equal to F. इसमें under Galilean transformation force is invariant. फोर्स रिमेन सेम, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, फोर्स चेंज नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Fifth question is here, which one of the following was thought
as materialization of Newton's absolute space. That ether, इन चारों ऑप्शन में जो लास्ट वन है वो ईथर है और ईथर इसका करेक्ट आंसर है। ये सपोज ये कहा गया था कि ईथर को मेटीरियलाइजेशन ऑफ न्यूटन एब्सोल्यूट स्पेस कहते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन फोर्स है, सेकंड एक्सेलरेशन है, सी इज हियर गैलेक्सी एंड लास्ट वन इज ईथर। ईथर को कहा जाता है दैट्स मेटीरियलाइजेशन ऑफ न्यूटन एब्सोल्यूट स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Michelson-Morley experiment, which is also called null experiment, was performed to find speed of earth. First option is correct. Michelson-Morley experiment में माइकलसन और मॉर्ले ने स्पीड ऑफ अर्थ को फाइंड करने की कोशिश की थी रिलेटिव टू द ईथर, बट उन्होंने ये कहा था कि ईथर के लिहाज से स्पीड ऑफ अर्थ ज़ीरो है। क्योंकि उनका रिजल्ट ज़ीरो आया था, इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को हम नल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, अर्थ की स्पीड को उन्होंने फाइंड करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 7, इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी Galilean frames are named as, first option is here non-inertial frames, second is here rest frames, C option is inertial frame, and D is here accelerated frames. In this, C is here correct answer, inertial frames. Theory of relativity में हम Galilean frames को नाम देते हैं inertial frames का, so C option is here correct answer, inertial frames. Next is here question number 8, an observer at rest in a homogeneous gravitational field and an other observer is in an accelerated frame of reference in a region far from any mass distribution will obtain identical result when they perform similar experiment. This statement is called principle of, ये एक दी सिचुएशन जिसमें दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर एक फ्रेम में है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, दूसरा ऑब्जर्वर किसी दूसरे एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, वो कहीं दूर है। जब वो कोई सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो सेम रिजल्ट देते हैं, आइडेंटिकल रिजल्ट देते हैं। वो कहते हैं ये स्टेटमेंट किसकी है, मेरी कौन सा प्रिंसिपल, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सेकंड इज हियर प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एंड थर्ड इज हियर प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी। सेकंड ऑप्शन इज हियर करेक्ट ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर पार्टिकल्स हैविंग स्पीड v very very less than c स्लोप ऑफ वर्ल्ड लाइन, ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड वेरी वेरी लेस देन होगी स्पीड ऑफ लाइट c से, तो उनके लिए जो वर्ल्ड लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज हियर 45 डिग्री, सेकंड इज हियर 0, थर्ड इज हियर ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड लास्ट वन इज हियर लेस देन 45 डिग्री। ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड लेस देन c होगी उनकी वर्ल्ड लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है ग्रेटर देन 45 डिग्री। द थर्ड ऑप्शन सी इज हियर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, according to theory of relativity, due to motion of source or observer, speed of light in free space increases, decreases, remains same. The third option is here correct option, remains same. Speed doesn't change. सोर्स या ऑब्जर्वर के मूव करने से, ये आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट भी है कि फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती। सो थर्ड ऑप्शन सी इज हियर करेक्ट ऑप्शन, रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 11, मिन्कोव्स्की डायग्राम ऑफ एन इवेंट शोज इट्स, फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, सेकंड पोजीशन, सी ऑप्शन इज टाइम एंड डी ऑप्शन इज लोकेशन। मिन्कोव्स्की स्पेस shows history, first option is the correct option. Question number 12, synchronization of clocks is done by using two frames, radar formula, light,
और नॉन ऑफ दीज। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हम रडार फार्मूला यूज करके क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उनको आपस में उनकी टाइमिंग को मिला सकते हैं बाय यूजिंग रडार फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 13, in relativity doppler shift can be determined by knowing values of option दिए हुए बीटा फैक्टर, gamma फैक्टर, k फैक्टर and none of these। k फैक्टर is the correct answer। k फैक्टर यूज करके k फैक्टर की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। k की वैल्यू 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। अगर k की वैल्यू 1 होगी तो फिर डॉपलर शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं होती। अगर k की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है तो फिर डॉपलर शिफ्ट ब्लू शिफ्ट होगी या रेड शिफ्ट होगी। तो आप k की वैल्यू को यूज करके डॉपलर शिफ्ट को फाइंड कर सकती हैं। सो सी ऑप्शन इज देयर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कंपोजिशन लॉ फॉर वेलोसिटी एंड स्पेशल रिलेटिविटी is v3 is equal to v1 plus v2 over 1 plus v1 v2 over c square reduces to Newtonian formula v3 is equal to v1 plus v2 when नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी में जो कंपोजिशन लॉ है वेलोसिटी का वो न्यूटोनियन फार्मूला में कैसे रिड्यूस होता है और कब होता है रिड्यूस। उसके लिए नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, व्हेन v1 इज लेस देन c एंड v2 इज आल्सो लेस देन c। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, टेकॉन इज अ थ्योरेटिकल पार्टिकल हैविंग स्पीड। टेकॉन एक थ्योरेटिकल पार्टिकल है, सपोज पार्टिकल है। तो ये कहा जा रहा है कि उसकी स्पीड कितनी होती है। ये सुपर ल्यूमिनस पार्टिकल है, इसकी स्पीड होती है ग्रेटर देन सी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर द थ्योरेटिकल पार्टिकल स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इज ग्रेटर देन सी। तो क्वेश्चन नंबर 16, द क्वांटिटी c square t square minus x square shows first one is the interval, second is distance, c option is position, and number D is none of these. This quantity c square t square minus x square that shows interval between any two events. So first option is the correct answer of question number 16, interval। Okay, question number 17, past, future and elsewhere of an event can be determined by using simultaneity, interval, light cone। C option is correct option। With the help of light cone we can find past, future and elsewhere of an event। Question number 18, every effect has a definite cause, it's called causality, Euclidean, and last one is here Minkowski। क्वेश्चन नंबर 18 में इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, कॉजलिटी। ये कहा जाता है कि एवरी इफेक्ट इज फॉलोड बाय इट्स कॉज और कॉजेज। दिस प्रिंसिपल, दिस रियलिटी इज कॉल्ड कॉजलिटी। तो फर्स्ट वन इज हियर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच वेक्टर इज टाइम लाइक। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार वेक्टर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन में 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 एंड लास्ट वन 0 0 0 1। इनको हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर टाइम लाइक है। तो फर्स्ट वन इज हियर टाइम लाइक वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, an index in the expression which is not involved in some operation is called, first option is dummy index, B is free index and C is the Einstein index। नंबर 20 में बी ऑप्शन करेक्ट है, फ्री इंडेक्स। ऐसे इंडेक्स, किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसे इंडेक्स जो सम ऑपरेशन में यूज नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज फ्री इंडेक्स। इन सब क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे एंड पे दे दिए हैं।
ताकि स्टूडेंट्स को एट द एंड आप आंसर मैच करने में आसानी रहे। थैंक यू एवरीवन।